गुड इवनिंग दोस्तों। चैनल आईएएस थिंक टैक पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ लक्ष्मीकांत का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर। स्टार्ट करने से पहले बता दो, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा एक 4-5 दिन का गैप हो गया। उसके पीछे कारण है कि देखिए, हम लोग का जो स्टूडियो है इसमें भी थोड़ा रेनफॉल की वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। हम लोग इतने बड़े एडटेक के पार्ट वो नहीं है, पार्ट है जहाँ बड़ा स्टूडियो है, तो वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है और बारिश की भी बहुत समस्या थी, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। कल परसों मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया तो आवाज़ की उसमें इशू आ गई, आवाज़ सही से नहीं आया, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। बाकी क्लियरली चलता रहेगा और बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, आपका प्यार काफ़ी मिल रहा है, खासकर जो मैंने ट्रम्प टैरिफ एंड डाउन्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स पढ़ाया था। ठीक है, तो इस तरह से और भी इश्यूज में लेके आऊँगा जल्द। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर तकरीबन 1 घंटा का होगा और ये एक लंबा लेक्चर है क्योंकि पूरा मैं स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा विधान परिषद दोनों की चर्चा करूंगा, कंपोजिशन, टेन्योर वगैरह वगैरह, और इसके साथ एंड करूंगा। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए देखिए, मैंने एक नया सिस्टम भी जुगाड़ किया है। लिखने में तकलीफ होती थी तो हम साइड में लिख दिया करेंगे और इधर अपना बुक की पीडीएफ है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड को रिलेट करते हम चलेंगे, है ना। वो फैक्ट जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए वो इधर आप मैं लिख दिया करूंगा। आपसे एक विनती है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग से कराएं ताकि उन तक भी ये चैनल पहुंचे और उस पर वो पढ़ने का आनंद उठा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। स्टेट लेजिस्लेचर में दो हाउस होते हैं। एक हाउस होता है आपका विधानसभा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। एक होता है विधान परिषद, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं तो ये स्टेट लेजिस्लेचर किस पार्ट में, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक, आर्टिकल 168 से 212, आर्टिकल 168 से 212 में स्टेट लेजिस्लेचर के विषय में मेंशन है। ये सारे बात आपको ध्यान होने चाहिए। जो विधानसभा है, विधानसभा है, इसको कहते हैं लोअर हाउस। क्या कहते हैं? लोअर हाउस। जैसे केंद्र में लोकसभा होता था। लोअर हाउस क्यों? क्योंकि इसे हम डायरेक्टली पब्लिक इलेक्ट करती है। जो विधान परिषद है इसे कहते हैं अपर हाउस। इसे अपर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे द्वारा चुने गए जो लोग हैं विधानसभा में उनके द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं अपर हाउस। इसे कहते हैं अपर हाउस। ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ 6 स्टेट्स में है। ये सिर्फ 6 स्टेट्स में है, आगे हम बताएंगे कौन कौन से। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, वही चीज यहां लिखिए। अब हम क्लॉज बाय क्लॉज देख लेते हैं इस चीज को। जो मैंने बताया कि पार्ट 6 में है, आर्टिकल 168 से 212 में है। क्या ऑर्गेनाइजेशन है? अब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। आपको मैंने बताया कि विधानसभा है, विधान परिषद है, यही चीज पूरी यहाँ लिखी गई है। एक चीज यहाँ एडिशनल लिखी गई है जो मैं आपको बता दूं कि विधान परिषद कितने स्टेट में है, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो विधान परिषद जो है, विधान परिषद जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट में है। विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में है। कौन कौन से स्टेट? बिहार, झारखंड। देखो मैं आपको पेयर में याद करवाता हूँ, है ना, उससे आपको, सॉरी नॉट झारखंड, यूपी। पेयर में याद करवाता हूँ तो आपको अच्छा होगा। कैसे सर? आपको पता है जब गाली खाता है बिहार और यूपी एक साथ खाता है, इसने देश को बर्बाद कर रखा है। ठीक है, बिहार यूपी साथ में, महाराष्ट्र और उसके नीचे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश तो उसका जो टूटा हुआ स्टेट है वहां से तेलंगाना। यही 6 हैं जिनमें विधान परिषद है। बाकी सारे स्टेट में सिर्फ विधानसभा है। ठीक, कुछ स्टेट जैसे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, वहां रेजोल्यूशन तो पास हुआ एस्टेब्लिश होने के लिए, पर अभी तक एस्टेब्लिश हुआ नहीं। ठीक है, इसलिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 ही स्टेट माना जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करें, यही चीज किया हुआ है। अब नेक्स्ट बात है कि सर विधान परिषद ऑप्शनल है। बिल्कुल, विधान परिषद ऑप्शनल है और विधानसभा क्रिएट होना और विधानसभा एबॉलिश करना दोनों स्टेट लेजिस्लेचर के मर्जी के ऊपर होता है। कैसे सर? एक सेकेंड।
थोड़ी सी दिक्कत होती है, नया नया सिस्टम सिखाओ ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ओहो, एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नया नया सिस्टम सीखे हैं तो दिक्कत आती है, पर आपके लिए बेहतरी के लिए जो करना हो सब सीखेंगे। तो जो विधानसभा है ना, विधान परिषद का पूरा एग्जिस्टेंस ही जो है ना, विधान परिषद का पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड करता है विधानसभा के मर्जी पर, है ना। तो याद रखिएगा, जो एग्जिस्टेंस है विधान परिषद का, जो एग्जिस्टेंस है किसका, विधान परिषद का, वो डिपेंड करता है विधानसभा के विम्स पे। विम्स समझते हैं, मर्जी, विम्स पे, विधानसभा की मर्जी पे डिपेंड करता है। आर्टिकल 169 ये डील करता है, डील्स विथ क्रिएशन एंड एबॉलिश ऑफ विधान परिषद। विधान परिषद के को क्रिएट करना हो या एबॉलिश करना हो तो आर्टिकल 169 में प्रोसीजर दिया हुआ है। क्या प्रोसेस है भाई क्रिएट या एबॉलिश करने का? जैसे बिहार आपके में विधान परिषद है, वो उसको डिसॉल्व करना चाहे, सॉरी उसको एबॉलिश करना चाहे तो करेगा क्या कि जो स्टेट असेंबली है, जो स्टेट असेंबली है दैट इज विधानसभा, वो स्पेशल मेजॉरिटी से एक रिजोल्यूशन पास कर देगा। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास कर देगा। स्पेशल मेजॉरिटी क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उससे पास कर देगा रिजोल्यूशन। एक बार ये रिजोल्यूशन पास हो गया, ठीक है, एक बार ये रिजोल्यूशन पास हो गया, फिर पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देगा, पार्लियामेंट कर देगा सिंपल मेजॉरिटी से, तो फिर क्रिएट हो जाएगा या एबॉलिश हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि आर्टिकल 169 में प्रोसेस डी है। विधान परिषद ऑप्शनल है, हर स्टेट में नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट में है। विधान परिषद को क्रिएट या एबॉलिश करने के लिए क्या प्रोसेस है कि स्टेट असेंबली स्पेशल मेजॉरिटी से पास करता है रिजोल्यूशन और पार्लियामेंट उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है कि जो पार्लियामेंट पास करता है वो अमेंडमेंट नहीं है अंडर आर्टिकल 360, नॉट अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के तहत वो अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। यही सब चीज तो ऑब्जेक्टिव्स को उठाता है लाइन बाय लाइन प्रीलिम्स। ठीक है, लिख देगा कि इट इज कंसीडर्ड टू बी एन अमेंडमेंट अंडर 368, फॉल्स स्टेटमेंट है ना, या लिख देगा कि उल्टा कर देगा, अक्सर ऐसा देखा गया स्टेटमेंट में कि स्टेट में लिख देगा कि शुड बी पास बाय सिंपल मेजॉरिटी और पार्लियामेंट में लिख देगा पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी, इंटरचेंज कर देगा। कई ऐसे सवाल देखे हैं, है ना। तो ये चीज है, इसके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। बढ़ता हूं आगे। अब आ जाते हैं कंपोजिशन की बात करते हैं, किसमें कितने मेंबर होते हैं, विधानसभा में कितने होते हैं, विधान परिषद में कितने होते हैं। पीछे से माइक देखना होता है, कई बार ऐसा होता है रिकॉर्डिंग नहीं हो, जैसे उस दिन मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था पर आवाज उसमें आई नहीं, माइक के कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम था, है ना, इसलिए आज मैं बार बार अपने स्क्रीन पे माइक देख रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है? तो देखिए कंपोजिशन में मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं असेंबली का, है ना, विधानसभा, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर मैं बात करूं कंपोजिशन, तो देखिए सबसे पहले हमेशा समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको फिक्स किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको फिक्स किया, क्या क्या पॉइंट याद रखना है, विधानसभा के स्ट्रेंथ को कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है। ठीक, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो इसकी फिक्स की गई है, ठीक है, सॉरी मिनिमम, मिनिमम स्ट्रेंथ जो होती है वो 60 होती है, पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके, है ना, कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेनली एक्सेप्शंस है, जैसे नागालैंड, नागालैंड में याद रखेगा 46 है, ठीक है, मिजोरम में, मिजोरम में ये 40 है और सिक्किम में ये 30 है, गोवा में भी 30 है। तो प्लीज इंपॉर्टेंट है, ये रिमेंबर करना है।
कि हर जगह 60 ही नहीं हो, 60 से कम भी मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। कौन कौन? दिस इज द लिस्ट। इसके अलावा मिजोरम और नागालैंड में, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, एक मिनट, मोर, एक मिनट मैं कर रहा हूं। एक सेकंड, 2 मिनट लगेगा, अभी खुल जाएगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, तो हम लोग कंपोजिशन में आ गए थे। मैं फिर से लिख देता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा था कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन तेजी से लिख देता हूँ, विधानसभा की। कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो 60 होनी चाहिए, पर एक्सेप्शंस भी हैं। क्या है भाई? नागालैंड 46, मिजोरम 40, गोवा, सिक्किम 30 ईच, है ना, इतने मिनिमम मेंबर्स है। इसके एक्सेप्शंस भी है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि याद रखिएगा, कुछ मिजोरम एंड नागालैंड, है ना, मिजोरम एंड नागालैंड में, सॉरी सिक्किम एंड नागालैंड, नॉट मिजोरम, सिक्किम एंड नागालैंड में कुछ मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट भी होते हैं विधानसभा में। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। अब समझिएगा, ये सारी बात इंपॉर्टेंट है। ऐसे कह सकता है स्टेटमेंट कि ऑल द स्टेट्स, विधानसभा ऑफ ऑल द स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स हैव मेंबर्स नॉट लेस देन 60। गलत है, कुछ जगह है। या कह सकता है कि इन इंडिया द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स हैव डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। नो, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, है ना, कुछ जगह इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी है। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यही चीज यहां लिखा हुआ है, यही चीज यहां लिखा हुआ है। इसके अलावा एक नॉमिनेटेड मेंबर भी है, ये भी जान लीजिए। एक वन एंग्लो इंडियन मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं विधानसभा में। अब ये चीज लोकसभा से हटा दी गई है, विधानसभा में है कि नहीं आप मुझे थोड़ा रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। पर अभी तक करते थे, ये मैं चेक करता हूं कि आप कितना सिंसियर है, नहीं जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम देखने जा रहे हैं कि विधान परिषद का क्या है मेंबरशिप। अच्छा, उससे पहले देख ले थोड़ा रीएडजस्टमेंट के बारे में लक्ष्मीकांत बात करता है। आई होप आपको यहां तक कहानी क्लियर होगी। रीएडजस्टमेंट की बात क्या होती है, तो देखिए रीएडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट में क्या था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने, रीएडजस्टमेंट समझते हैं, परिसीमन। परिसीमन का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को चेंज करना, कि हाँ भाई पहले ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इतना बड़ा था, 2 सीट थी, अब ये कंबाइन करके 1 सीट कर दी जाएगी, या इस 2 सीट को 3 सीट में बदल दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड परिसीमन या रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब रीएडजस्टमेंट जो होता है ना, वो हर से कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आफ्टर ईच सेंसस होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने इसको फ्रीज कर दिया, इसको फ्रीज कर दिया कि भैया कोई सा आपका, ठीक है, डिलिमिटेशन, परिसीमन नहीं होगा, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने सीज कर दिया।
लेकिन अगेन याद रखिएगा, अगेन 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने इसको अलाउ कर दिया, बट दो कंडीशन याद रखना, विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ सीट्स इन असेंबली। असेंबली में कितने सीट हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप एडजस्टमेंट जरूर करिए। दूसरी चीज, एक और चीज याद रखनी है कि अब जो चेंजेस आएंगे दैट विल बी ऑन बेसिस ऑफ 2001 सेंसस, 2001 सेंसस के बेसिस पे होगा, 1991 के सेंसस पे नहीं होगा। एक चीज, एक और यहां महत्वपूर्ण सवाल है कि 4 बार डिलिमिटेशन हुआ है, ठीक है, कौन कौन से, जो यूपीएससी ने पूछ चुका है, 52, 62, 72 एंड 2002, ठीक है। तो 4 टाइम्स बना है, याद रखिएगा, 4 टाइम्स बना है डिलिमिटेशन कमीशन, और यही कमीशन जो होता है वो परिसीमन करता है। 4 टाइम्स कब 19, आप देख सकते हैं 52, 62, 72 एंड 2002, ठीक है, 4 बार बना है। तो आई होप आपको प्रेजेंट पोजीशन क्या है कि भाई किया जा सकता है एज पर 87th अमेंडमेंट एक्ट, है ना, एज पर 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 किया जा सकता है, लेकिन विदाउट दो चीज, 2001 सेंसस पे करना है, दूसरी चीज कि एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स जो है आपके स्टेट लेजिस्लेचर में उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना। जैसे आप बिहार में देखिए, बिहार में 243 सीट्स है ना, तो 243 सीट्स को आप ऑल्टर नहीं कर सकते। यही है रीएडजस्टमेंट की कहानी, लंबा चैप्टर है, 1 घंटे के आसपास जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एसटी के लिए असेंबली में सीट रिजर्व है इन उनके प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन में, तो याद रखिएगा, ठीक। और 2020 तक उस रिजर्वेशन को, ये 1960 तक होना था, फिर 10 ईयर से बढ़ाया गया, फिर 25 साल से बढ़ा के उसको 2009 तक किया गया, फिर 2020 तक उसको वो कर दिया गया है, ठीक है। हर बार 10 साल से बढ़ाया गया है और फाइनली उसको 2020 तक कर दिया गया है, ठीक। अब आ जाते हैं काउंसिल की कंपोजिशन क्या है, तो समझ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट होगा वही लिखेंगे, सारा लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तभी पीडीएफ लगाया गया है, वरना लोग तो पीपीटी से ही पढ़ा के निकल जाते हैं। तो काउंसिल, विधान परिषद, पहले तो क्या याद रखना है, अपर हाउस है, 6 स्टेट्स में है, कौन कौन से मैं आपको बता चुका हूं। इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, कौन को कैसे इलेक्ट होता है भाई, तो देखिए 1/3 जो होते हैं वो मेंबर्स, वो विधानसभा के मेंबर्स चुनते हैं, 1/3 जो होते हैं वो लोकल बॉडी के मेंबर्स चुनते हैं, याद रखिएगा, इससे सवाल आता है। 1/6 जो होते हैं वो गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, जो स्कॉलर हो, साइंटिस्ट हो, है ना, सोशल सर्वेंट्स हो। 1/12 जो होते हैं वो सरकारी स्कूल के जो टीचर है वो इलेक्ट करते हैं। 1/12 जो होते हैं वो स्टेट के अंदर जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि विधान परिषद इज अ पार्टली इलेक्टेड एज वेल एज अ पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। ये 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 दीज आर इलेक्टेड, और 1/6 जो होते हैं वो गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक, ये कहानी है। नेक्स्ट, इलेक्शन कैसे होता है उनका, पीआर सिस्टम से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिससे राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। जो नॉमिनेशन गवर्नर कहते हैं उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में। ये स्कीम, अब कुछ बात समझिए, ये जो स्कीम है इलेक्शन की, ये इलेक्शन की जो स्कीम है, इसको चाहे तो पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकता है, पार्लियामेंट जो चाहे इसको मॉडिफाई कर सकता है, पर अभी तक ऐसी कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, इसलिए जो प्रेजेंट पोजीशन है वो यही है। इसके अलावा मेंबर्स कितने हैं, तो देखिए संविधान एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं फिक्स किया है काउंसिल के लिए, काउंसिल के लिए एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेंबर्स संविधान फिक्स नहीं किया है, लेकिन तो याद रखिएगा संविधान ने एग्जैक्ट मेंबर्स फिक्स नहीं किया है काउंसिल के लिए, और उसने लिमिट्स बताइए कितना मैक्स कितना मिनिमम हो सकता है। तो जो लिमिट्स हैं, एक विधान परिषद के अंदर, इससे सवाल यूपीएससी पूछ चुका है, एक विधान परिषद के अंदर मिनिमम मेंबर्स 40 होंगे और मैक्सिमम जो होंगे, मिनिमम मेंबर्स 40 होंगे और जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो 1/3 ऑफ असेंबली हो सकते हैं। मान लीजिए कि विधान कहीं के स्टेट में अगर
जैसे बिहार में 243 सीट्स है, बिहार के अंदर कितने हैं विधानसभा में सीट्स? 243 सीट्स हैं, तो 1/3 इसका कितना होगा? थोड़ा बहुत मैथ्स आप लोग जानते होंगे। तो बिहार के विधान परिषद में जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो 81 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कहानी है। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं फिक्स किया है, वो एक्चुअल स्ट्रेंथ फिर कौन फिक्स करेगा? एक्चुअल स्ट्रेंथ जो होता है वो पार्लियामेंट फिक्स करता है ना, इट इज डन बाय पार्लियामेंट। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेंथ इज फिक्स बाय पार्लियामेंट, देखिए सामने दिख भी गया। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस। विधानसभा बिल्कुल लोकसभा जैसे है ना, विधानसभा इज लाइक बिल्कुल लोकसभा। 5 साल उसकी अवधि होती है, पर प्री मैच्योरली भी वो डिसॉल्व किया जा सकता है बाय गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे वो गवर्नर उसको भंग कर सकता है 5 साल से पहले, अन्यथा 5 साल उसका टाइम है। रिगार्डिंग एक्सटेंशन, एक बार में 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, हम लोग इमरजेंसी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ काउंसिल। काउंसिल, पहली बात तो काउंसिल एग्जिस्ट ही करता है परिषद के परिषद एग्जिस्ट ही करता है असेंबली के विम्स में, पर अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी ड्यूरेशन होती है बेसिकली, वो कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, परमानेंट वो है, एबॉलिश किया जा सकता है पर डिसॉल्व भंग नहीं किया जा सकता है, लाइक विधानसभा। और उसमें और उसके हर मेंबर का जो अवधि है वो 6 ईयर्स है, 6 ईयर्स टेन्योर है ईच मेंबर का ना। ईच मेंबर का जो टेन्योर है विधान परिषद के अंदर, ईच मेंबर का जो टेन्योर है ना, ईच मेंबर का जो टेन्योर है दैट इज 6 ईयर्स। मैं विधान परिषद की चर्चा कर रहा हूं। 1/3 रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, यहां यही कहानी लिखी हुई है। जो चुनाव लड़ने जाता है ना स्टेट लेजिस्लेचर में, चाहे विधानसभा हो विधान परिषद हो, उसको एक ओथ कमिश्नर के सामने कुछ ओथ लेना होता है। किसके सामने? ओथ कमिश्नर के सामने। जो लड़ने जा रहा है ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? ओथ बाद में आएंगे। क्वालिफिकेशन क्या है? ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। उसको इलेक्शन कमीशन के सामने द्वारा इलेक्शन कमिश्नर के आगे, ओथ कमिश्नर के आगे ओथ लेना होता है, जिसमें कहता है कि मैं संविधान में बिल्कुल विश्वास रखूंगा, फेथ रखूंगा और सोवरेनिटी और भारत की संप्रभुता की रक्षा करूंगा। ठीक है, या और एज की अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन में, तो अगर वो विधायकी की चुनाव लड़ने जा रहा है दैट इज विधानसभा के लिए, तो कम से कम एज 25 साल होनी चाहिए। और अगर वो विधान परिषद के लिए लड़ने जाना तो कम से कम एज 30 साल होनी चाहिए। जैसे मैं दोनों लड़ सकता हूं, मैं 30 से ऊपर हूं। या अदर क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट है उसको भी उसको मानना होगा। अब अदर क्वालिफिकेशन किससे द्वारा दिया हुआ है? आरपीए 1। आरपीए 1 जो होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1 इन 1951, ये बताता है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, है ना, इलेक्टोरल रूल्स के बारे में। तो कहता है, इसने कुछ एडिशनल वो किए। क्या किए हैं भाई? कि अगर किसी व्यक्ति को लेजिस्लेटिव विधान परिषद का, जैसे मुझे बिहार विधान परिषद का मेंबर बनना है, तो मैं एज ए बिहार के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरी वोटर वो होनी चाहिए कि भाई वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, मैं इलेक्टर होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा एक और बात है, अगर मुझे बिहार में विधायक के भी चुनाव लड़ना है, विधानसभा चुनाव, विधायक के लिए लड़ना है चुनाव, तो भी मेरा नाम किसी ना किसी वोटर लिस्ट में होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, है ना, पर होना चाहिए। और उस इन्हें कि यूपी में है मेरा और मैं बिहार में चुनाव लड़ रहा हूं, नॉट पॉसिबल। इसके अलावा अगर मैं SC ST सीट पे कंटेस्ट कर रहा हूं, है ना, SC ST सीट पे, तो बिहार, आपको पता है हर राज्य का SC ST सीट अलग है। कई, अब जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं कि कई कास्ट हो सकता है उड़ीसा में SC हो पर आंध्र प्रदेश में नहीं हो, या ST हो वहां नहीं हो। तो अगर मैं बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं और वहां की रिजर्व सीट पे लड़ रहा हूं, तो मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूं, मुझे उस जाति, मेरी उस जाति को SC या ST में होना चाहिए बिहार में, तभी वो पॉसिबल है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशंस भी कुछ है जो पार्लियामेंट सेट करता है टाइम टू टाइम। पहली बात, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट गवर्नर वगैरह, वो रिजाइन करना होगा। दूसरी चीज की अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, मतलब दिवालिया नहीं निकलना चाहिए, वरना आप जाएंगे और करप्शन करेंगे, ऐसे भी हो ही रहा है। इसके अलावा आप किसी इंडिया का सिटीजनशिप त्याग के कनाडा का सिटीजनशिप ले लिए होंगे, इंग्लैंड का सिटीजनशिप ले लिए होंगे, तो भी जाएंगे। या कोई और लोग पार्लियामेंट बनाता है जिसके हिसाब से आप डिस्क्वालीफाइड हैं, तो डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे।
इसके अलावा आप लिली थॉमस केस एक बहुत फेमस केस था कि अगर आपको ऐसे चीज में सजा हो जाती है, आप 2 साल से ज्यादा के अवधि की आपको पनिशमेंट मिली है, तो आप डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। इसके अलावा आप अपने इलेक्शन में खर्च का हिसाब नहीं देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। अगर आप कोई कहीं पर ऐसे हैं जहां गवर्नमेंट का 25% शेयर है, वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर है किसी कॉर्पोरेट में, जहां गवर्नमेंट के 25 या उससे ज्यादा शेयर है ना, तो आप डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। आप जो दंगे फसाद करवाए हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, दंगे फसाद करवाए हैं, आप कन्विक्टेड है दंगे में, तो आप जैसे जगदीश टाइटलर 1984 एंटी सिख राइट्स में कन्विक्टेड थे, तो आप डिस्क्वालीफाइड है। या आप सती, आप छुआछूत, अनटचेबिलिटी के केस में कन्विक्टेड है, सती डाउरी के, तो आप डिस्क्वालीफाइड है। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा? डिस्क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय गवर्नर, है ना। डिस्क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय गवर्नर और ये फाइनल होता है। पर ही सीक्स ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग का वो ओपिनियन लेते हैं। एक और तरीके से डिस्क्वालीफाई होता है इंसान, डिफेक्शन, आपको पहले ही पढ़ाए थे, एक पार्टी छोड़ के, जीते हुए पार्टी को छोड़ के दूसरे में घुस गए, या नॉमिनेटेड मेंबर है वो 6 महीने बाद पार्टी को ज्वाइन कर लिया, या इंडिपेंडेंट मेंबर हो किसी पार्टी, इंडिपेंडेंट मेंबर बन के आया और किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, या आप एक पार्टी पे जिस पार्टी से जीत के हैं उसकी मेंबरशिप आप त्याग दें, या पार्टी के हिसाब से आप वोट ना करें हाउस के अंदर और पार्टी के व्हिप की बात ना माने और हाउस में उसके अगेंस्ट वोट कर दें और पार्टी उसको माफ ना करे 15 दिन के अंदर, तो आप डिस्क्वालीफाइड है। तो डिफेक्शन के केस में लेकिन गवर्नर का फैसला नहीं आता है। डिफेक्शन के केस में जो फैसला देते हैं दैट इज बेसिकली प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं विधानसभा में और विधान परिषद में चेयरमैन होते हैं, उनका फैसला फाइनल होता है। तो याद रखिएगा, दीज आर सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स। सारे डिस्क्वालिफिकेशन गवर्नर तय करते हैं फाइनल, पर डिफेक्शन वाला जो होता है हिस्सा उसको तय करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, यही चीज लिखा हुआ है, ओथ और एफर्मेशन। ओथ, जैसे मैंने कहा, जीत के जब आते हैं तो आप ओथ लेते हैं। किसके सामने ओथ लेते हैं भाई? तो मेंबर्स को जो ओथ, देखो स्टेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ओथ गवर्नर दिलाते हैं, पर मेंबर्स को ओथ यहां से गलत देखा हुआ है, आई विल कंफर्म यू लेटर। गवर्नर को जो ओथ, जो जीत क्या है उनको हाउस में ओथ स्पीकर दिलवाते हैं। क्या होता है कि हम संविधान में विश्वास रखेंगे, भारत की संप्रभुता को मेंटेन करेंगे, अखंडता को मेंटेन करेंगे, अपने ऑफिस की ड्यूटी को अच्छे से कहते हैं, जो हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है, अपने ऑफिस की ड्यूटी को हम अच्छे से करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। अगर आपको पता है कि आप डिस्क्वालीफाइड है और हाउस में आप बैठ रहे हैं तो आपको पर डे 500 रुपया फाइन लग सकता है। ठीक है। या आप प्रॉपर तरीके से ओथ नहीं लिए हैं तो भी 500 रुपया पर डे फाइन लग सकता है। या आप हाउस में बैठने से, ठीक है, या आपको पता है कि हम किसी लॉ के तहत डिस्क्वालीफाइड है लेकिन बैठ रहे हैं तो भी फाइन लग सकता है। ये सब चीजें हैं। कौन जो सैलरी रिसीव होती है मेंबर को द्वारा, एमएलए एमएलसी को स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। ये हर बात हम लिख नहीं सकते हैं, आपको कुछ बात सुननी भी पड़ेगी। सर पढ़ने का आइडियल तरीका, आप रुकिए, मेरे को लेक्चर को रोकिए, नोट्स बनाइए। हम लोग भी मृणाल सर, विवेक सिंह सर, सबका नोट्स सुन सुन के ऐसे लिखे हैं। ठीक है। वैकेशन ऑफ सीट्स, कई सिचुएशन ऑफ सीट वैकेंट होती है। डबल मेंबरशिप, आप 2 सीट पे चुने जाएं या 2 हाउस में चुने जाएं, एक जगह आपकी सीट वैकेंट हो जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन, किसी आरपीए के तहत या किसी अदर डिस्क्वालिफिकेशन के तहत अगर आप डिस्क्वालीफाइड है तो आपको हटना पड़ेगा। या आप स्पीकर को, विधानसभा के स्पीकर को देकर रिजाइन कर लें, या फिर अगर आप परिषद में है तो चेयरमैन को देकर रिजाइन कर लें। एब्सेंट है आप 60 दिन तक, याद रखिएगा 60 डेज, बिना इन्फॉर्म किए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आपकी जो अवधि होगी जिस दौरान एडजर्न्ड है हाउस, उसको काउंट नहीं किया जाता है। अदर केसेस, अगर आपके इलेक्शन को कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, या आपको हाउस से एक्सपेल कर दिया जाए बदतमीजी की वजह से, या आप ऑफिस ऑफ गवर्नर, आपको गवर्नर बनाया जाए तो विधायकी चली जाएगी, या आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने तो विधायकी चली जाएगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हाउस को प्रिजाइड करता है, हाउस के कार्यकारण कहते हैं ना, हाउस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। ठीक है। इस कौन होते हैं भाई? स्पीकर। ऐसे विधानसभा में स्पीकर होते हैं। यहां मुझे कुछ लिखना पड़ सकता है तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। विधानसभा में हम देखें
स्पीकर होते हैं। विधान परिषद में देखें तो चेयरमैन होते हैं, स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर होते हैं, चेयरमैन के साथ वाइस चेयरमैन होते हैं, है ना। वाइस चेयरमैन, वाइस सीएम चीफ मिनिस्टर मत समझिएगा, चेयरमैन शॉर्ट में लिखिए, वाइस चेयरमैन होते हैं, ठीक। इसके अलावा एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन भी होता है इन दोनों के एब्सेंस में उसको प्रिजाइड करने के लिए। स्पीकर ऑफ असेंबली कौन चुनता है? मेंबर अपने में से चुनते हैं, ठीक। उनकी सीट कब जाती है? जब वो, यही चीज तीनों में रिपीट होगा, तो मैं एक जार बता, चारों में एक जगह बता दे रहा हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सीट तब जाती है जब वो असेंबली के मेंबर ना हो। दूसरी चीज कि वो रिजाइन करते डिप्टी स्पीकर को लिख करके, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लिखेगा, डिप्टी स्पीकर रिजाइन देगा स्पीकर को। सिमिलरली परिषद में चेयरमैन रिजाइन करके देगा डिप्टी चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन रिजाइन करके देगा चेयरमैन को, वाइस वर्सा, क्रिस क्रॉस होता है। या उनको हटा दिया जाए, हटाने की प्रक्रिया है कि हाउस को एक रिजोल्यूशन पास करना होगा। अगर सभा में स्पीकर को हटाना है तो विधानसभा में स्पीकर डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए, और अगर परिषद में हटाना है चेयरमैन वाइस चेयरमैन को तो परिषद में ऐसा होना होगा, ठीक है। 14 दिन की उनको एडवांस नोटिस देनी होगी, ठीक है। और जो जितने मेंबर प्रेजेंट हैं, जैसे 50 मेंबर प्रेजेंट है तो उनकी मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स, ठीक है। ऑल द देन मेंबर्स ऑफ, जो सॉरी नॉट प्रेजेंट मेंबर्स, देन मेंबर्स, मतलब उस समय जितने मेंबर हैं, है ना, जितने मेंबरशिप है, ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे उठाएगा, ऑल द देन मेंबर्स, जितने मेंबर्स हैं उनके नॉट मेंबरशिप मेंबर्स, मतलब बेसिकली जितने प्रेजेंट है उसके एक मेजॉरिटी से पास किया जाएगा। एक मिनट, मैं यहाँ एक चीज आपको करेक्ट करूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ऑल द देन मेंबर्स का मतलब, ऑल द देन मेंबर्स का मतलब जो होता है दैट इज टोटल मेंबरशिप उस समय हाउस की जो होगी, नॉट जो प्रेजेंट होंगे, सॉरी मैं प्रेजेंट बोल दिया था गलती से, जो हाउस में टोटल मेंबरशिप होगी, नॉट प्रेजेंट वन, जो टोटल मेंबरशिप होगी, ठीक है। और 14 दिन की नोटिस देने के बाद उस रिजोल्यूशन को पास होगा तो ही वो हटाए जाएंगे, ठीक। स्पीकर का क्या पावर है? बहुत सारे पावर है। वो हाउस के, आप एक तरह से, ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, नॉट लीडर ऑफ द गवर्नमेंट इन द हाउस। लीडर ऑफ द गवर्नमेंट इन द हाउस इज चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट, लीडर ऑफ द हाउस इज स्पीकर, और वहां पे चेयरमैन, वो प्रिजाइड करते हैं। स्पीकर इज द पर्सन हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, ये पावर चेयरमैन को नहीं है। स्पीकर देखते हैं कि हाउस में कोरम है कि नहीं। कोरम, आप कोरा पढ़ते हैं ना, उसी में कोरम, कोरम मतलब 1/10 मेंबर्स जब होते हैं कहीं हाउस में, तो ही हाउस की प्रक्रिया जो है, हाउस की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। ही डिसाइड्स द कोरम। ये मेंबर को सस्पेंड करते हैं, ये हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, ये मेंबर को टाइम देते हैं टू लीड द टू किसी रिपोर्ट को लेड हाउस के सामने ले करने के लिए। ये मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने की, अगर मैं बात करूं स्पीकर की विधानसभा में, तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए यही रिकमेंडेशन देते हैं। यही जो है आप कह सकते हो कि, और लोगों क्वेश्चन देने के लिए समय देते हैं, क्वेश्चन आवर वगैरह जो हाउस में होता है। स्टेट में एग्जैक्ट वर्ड नहीं है क्वेश्चन आवर, पर वहां भी प्रोसेस तो वही होता है, तो ये सारा चीज करते हैं। वो सीक्रेट सिटिंग को बुलाते हैं हाउस, है ना। ही इज द पर्सन हु एडजर्न्स द हाउस एंड ही इज द पर्सन हु एडजर्न्स साइन ए डाई, दोनों चीज यही करते हैं, ठीक। ये सब चीज है। इसके अलावा वो हाउस की कमिटीज भी बनाते हैं। कुछ कमिटीज में वो खुद भी चेयरमैन होते हैं, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, रूल्स कमिटी, जनरल पर्पस कमिटी, से खुद के चेयरमैन होते हैं। तो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ स्पीकर। डिप्टी स्पीकर ऑफ असेंबली, ये भी हाउस अपने मेंबर में से चुनता है। स्पीकर नहीं है तो किसी कारण से स्पीकर की सीट वेकेट है या वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज डिप्टी स्पीकर हु प्रिजाइड्स। कैसे हटे जाएंगे? वही तरीका है, रिजिग्नेशन स्पीकर को देंगे। ये सारा चीज मैं बता चुका हूं, ठीक। इसके अलावा अपने मेंबर में से जो है ना, स्पीकर नॉमिनेट करते हैं पैनल ऑफ चेयरमैन। जब पैनल ऑफ चेयरमैन में से कोई भी प्रिसाइड कर सकता है, जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट हैं, ठीक। और सेम पावर है उनके पास स्पीकर का जब वो प्रिसाइड कर रहे होते हैं। जब तक न्यू पैनल ना बने, नॉमिनेट ना हो, वो ऑफिस भी होल्ड करते हैं। काउंसिल का चेयरमैन, थोड़ा सा है अंतर है राज्यसभा के चेयरमैन से। राज्यसभा के चेयरमैन वहां के मेंबर नहीं होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं, वो मेंबर होते हैं। फिर वही चीज, अगर वो मेंबर नहीं, उनकी कुर्सी कैसे जाएगी? वो मेंबरशिप ना रहे, या उनको 14 दिन का नोटिस देकर हटा दिया जाए, या रेजोल्यूशन पास करके हटा दिया जाए, या डिप्टी चेयरमैन को रिजाइन कर दें, ठीक। सिमिलरली वही चीज है पावर्स वगैरह।
एक्सेप्ट पावर मैं बता दूं सारे स्पीकर वाले पावर है, बस है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है ना, ही तो डिसाइड करने वाले होते नहीं कि मनी बिल है नहीं है। डिप्टी चेयरमैन भी उसी तरीके से हटाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक वाइस चेयरमैन का भी पैनल इलेक्ट कर नॉमिनेट करते हैं चेयरमैन, ताकि जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों गायब रहे तो वो प्रिसाइड कर सके, और तब तक वो ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक न्यू पैनल ना नॉमिनेट हो जाए। बिल्कुल रिपीटेशन है। सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, समनिंग, यहां इंपॉर्टेंट चीज है, जानना चाहिए हम लोग को। इसका भी मैं उपाय करूंगा, जो बार बार मिटाना पड़ रहा है। इधर मैं पीपीटी खोलने की कोशिश करूंगा साइड में छोटी सी, ताकि हम लोगों को उसी को मैं ऊपर नीचे करता रहूं, सब जुगाड़ कर दूंगा। तो समनिंग, समन करना मतलब होता है, देखिए बेसिकली विधानसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर में भी 3 सेशंस होते हैं, जैसे आपके केंद्र में होता है। कौन कौन से? बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, है ना। आपको अवधि भी पता थी, कमेंट बॉक्स में बताएं जब मैं पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा रहा था। 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 सेशन के बीच में। सेशन को समन कौन करता है? सेशन को जो समन करते हैं वो विधानसभा समन करते हैं, सॉरी, विधानसभा के सेशन को समन कौन करता है? समन करते हैं बेसिकली हु समन्स, समन करते हैं गवर्नर। इट इज द गवर्नर हु समन्स द सेशन, है ना, यही बात वहां लिखी है। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट समझते हैं, बहुत हंगामा हो रहा है तो हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है। हाउस इज एडजर्न टिल 2 PM, हाउस इज एडजर्न टिल टुमारो मॉर्निंग। तो एडजर्नमेंट जो होता है ये कौन करता है? एडजर्नमेंट जो होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर करते हैं, मतलब स्पीकर करते हैं विधानसभा में, और चेयरमैन सीएम, देखिए बार बार कंफ्यूजन ना हो जाए इसे मिटा दे रहा हूं, और चेयरमैन जो करते हैं वो करते हैं विधान परिषद में, ठीक है। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट क्या करता है? एक सेशन को खत्म नहीं करता है, एक सिटिंग ऑफ सेशन को एंड करता है। इट एंड्स अ सिटिंग ऑफ सेशन, किसी एक सेशन के सिटिंग को एंड कर देता है। नेक्स्ट जो चीज आएगा दैट इज एडजर्नमेंट साइने डाई। एडजर्नमेंट साइने डाई कौन करता है? ये भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर करते हैं, दैट इज स्पीकर विधानसभा में और चेयरमैन विधान परिषद में। एडजर्नमेंट साइने डाई क्या होता है कि मान लीजिए मेरा मॉनसून सेशन खत्म हो गया तो स्पीकर कहेंगे एडजर्नमेंट साइने डाई, मतलब बिना डेट दिए कि कब हाउस अब आएगी, हमने इसको अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया। तो ये भी स्पीकर करते हैं। एक बार एडजर्नमेंट साइने डाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर कर देते हैं इन केस ऑफ विधानसभा, क्योंकि तो परमानेंट हाउस होता है, ठीक है, या फिर चेयरमैन इन केस ऑफ विधान परिषद। एडजर्नमेंट साइने डाई कर देते हैं, देखिए सेशन एंड हो सकता है विधान परिषद का, भंग नहीं हो सकता है, डिसॉल्व। तो एडजर्नमेंट साइने डाई के बाद क्या करते हैं? फिर गवर्नर का फिर रोल आता है, गवर्नर उसको प्रोरोग कर देते हैं, है ना, प्रोरोग कर देते हैं। फिर जब अगला सेशन आएगा मॉनसून सेशन के बाद, मान लीजिए कि विंटर सेशन आएगा, फिर गवर्नर उसको समन कर देंगे, यही प्रोसेस चलते रहता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, यही पूरा यहाँ पे गंजास लिखा हुआ है, ठीक। डिसोल्यूशन, तो आई होप आपको क्लियर होगा। समनिंग, प्रोरोगिंग, ये दोनों गवर्नर का रोल है, और एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट साइने डाई इस दोनों में इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन। आपको भी पता है कि कोई जब विधानसभा भंग होता है तो कुछ बिल, सवाल इस पे आता है कि बिल कौन से लैप्स होंगे कौन से नहीं लैप्स होंगे। जैसे मैं याद रखता था, याद रखना, जब जब विधानसभा डिसॉल्व होता है ना, जब विधानसभा डिसॉल्व होता है तो याद रखिएगा, अगर कोई बिल, है ना, ये बिल है, ओरिजिन, पेंडिंग, ऐसे आपको याद कराता हूं, लैप्स, ओरिजिन, पेंडिंग, लैप्स। अगर बिल की ओरिजिन, अगर बिल की ओरिजिन जो है मान लीजिए वो विधानसभा में हुआ है, यदि बिल की ओरिजिन विधानसभा में हुई है और पेंडिंग भी विधानसभा में है तो वो लैप्स कर जाएगा, यही चीज लिखा हुआ है। अ बिल पेंडिंग इन असेंबली लैप्सेस वेदर ओरिजिनेटिंग असेंबली और ट्रांसमिटेड टू। अगर ओरिजिन विधान परिषद में हुआ है और पेंडिंग वो विधानसभा में, तो भी वो लैप्स हो जाएगा।
ठीक है। अगर ओरिजिन विधानसभा में हुआ है और पेंडिंग विधान परिषद में है तो भी लैप्स हो जाएगा। इसके अलावा भैया इसके अलावा नो अदर बिल विल लैप्स, मैं ऐसी याद रखता था, आप भी ऐसी है, पूरी कहानी का इधर निचोड़ है, इसी लिए मैं ऐसे अरेंजमेंट किया हूं निचोड़ समझाने के लिए, पूरी कहानी का इधर निचोड़ है। ये लैप्स नहीं कर जाएंगे, बाकी कोई लैप्स नहीं करेगा, आप पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा, ठीक है। अपना मेहनत है, इतना तरीके से रटे हैं तभी याद रहता है, फिर भी आप देखिए बहुत कुछ हम भी कंफ्यूज जाते हैं, भूल जाते हैं, इतना वाइड है। इस तरह मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा उसमें इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी, हिस्ट्री में तो होगी ही नहीं, पर पॉलिटी में एक एक छोटी छोटी बात है बहुत ज्यादा, है ना। नेक्स्ट बात आती है कोरम की, पहले बता दिया। मिनिमम अटेंडेंस क्या होनी चाहिए, मान ली मैं एक जैसे टीचर हूं, मैं कहूं कि भाई मेरे क्लास में 20 बच्चे होंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, वरना नहीं पढ़ाऊंगा, अगर 100 का बैच है तो। वही चीज है कि भैया मिनिमम अटेंडेंस जो होती है 1/10 होती है, कितनी 1/10 किसी भी हाउस में, जितने मेंबरशिप है, मान लीजिए 100 मेंबर है, तो अगर 1/10 मतलब 10 से कम होंगे, 10 या उससे कम होंगे तो मतलब 10 से कम होंगे तो प्रिजाइड नहीं होगा, हाउस नहीं चलेगा, 10 से ऊपर, 10 या उससे ऊपर होगा तभी चलेगा। और एक यहाँ ऑब्जेक्टिव है जहां लोग गलती करते हैं कि कोरम जो मेंशन्ड है अपने संविधान के अंदर 1/10, इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो यहां लोग को कंफ्यूजन होता है और यहीं पे सवाल हिट करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी वो इंक्लूड करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा वोटिंग इन द हाउस, सब लोग वोट कर सकते हैं, पैनल भी होता है, वॉइस वोट भी होता है। स्पीकर, जो ऑब्जेक्टिव ध्यान रखने का है ये वोटिंग में, वो मैं आपको बता दूं कि जो स्पीकर होता है वो पहले इंस्टेंस में वोट नहीं करता है। वोटिंग इन द हाउस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता है, लेकिन जब सेकेंड इंस्टेंस आए, मान लीजिए टाई हो जाए, तो उसके पास वोट करने के अधिकार हो जाते हैं, ठीक। लैंग्वेज इन स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक, जनरली लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको अलाउ कर सकता है कि आप अपने मदर टंग में बोले, मशीन लगी होती है ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। अब संविधान 1950 में आया तो था कि 1965 15 साल बाद आपको जज करना है कि इंग्लिश फ्लोर ऑफ द हाउस पे इंग्लिश कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, बाद में इसको, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट के लिए और भी टाइम था, जैसे हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इसके लिए था 25 साल, और अरुणाचल, गोवा, मिजोरम के लिए था 40 साल। नॉट मच इंपॉर्टेंट है ना, जो इंपॉर्टेंट है वहां मैं ज्यादा फोकस करता हूं, इधर लिख देता हूं। एडवोकेट जनरल, जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, राज्य में एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल बिल्कुल अटेंड कर सकता है हाउस को, पर वोट नहीं कर सकता। सिमिलरली आप विधान परिषद से हैं और मिनिस्टर हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। आप चूंकि मिनिस्टर हैं तो आप सवाल जवाब करने दूसरे हाउस में जाएंगे, लेकिन आप वहां पे जाकर के वोटिंग नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट लेजिस्लेचर, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज में आ रहे हैं, कैसे बिल पास होता है, बहुत अब यहां से टाइम लगेगा और उसका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना। देखिए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है। ऑर्डिनरी बिल, पहले हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड, वही चीज होता है जो केंद्र में होता है। 3 प्रकार की रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। सेकंड रीडिंग के समय वो ज्वाइंट कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी के पास, ज्वाइंट कमेटी, सिलेक्ट कमेटी के पास जाता है, सेम प्रोसेस है, तो वहां मैं कुछ ज्यादा नहीं कह रहा हूं। एक बार एक हाउस से पास हो गया तो दूसरे हाउस में जाता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, क्योंकि सिर्फ 6 स्टेट में 2 हाउस एग्जिस्ट करता है, वहां जाएगा, वहां भी सेम प्रोसेस होगा, और सेम प्रोसेस होने के बाद ये फाइनली गवर्नर के पास से आ जाएगा एसेंट के लिए, और एक बार गवर्नर ने साइन कर दिया तो वो बिल एक्ट बन जाएगा। और इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, उनको हम लोग देखते हैं। अब आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट हाउस में हुआ, सेकंड हाउस में हुआ, है ना। तो मैं बता दूं आपको प्रोसेस, जनरल प्रोसेस क्या है। जनरल प्रोसेस ये है कि फर्स्ट हाउस में हुआ, फर्स्ट हाउस में पास हो गया, फिर वो गया सेकंड हाउस में, वहां से भी पास हो गया, फिर गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने एसेंट दे दिया, तो ये बन गया बिल, जो है वो एक्ट बन गया, बिल जो है वो एक्ट बन गया, ठीक है भाई। लेकिन अब यही बहुत ज्यादा फसान है। अब सेकंड हाउस में जब गया, अब यहां पर मैं थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा हूं। अगर बिल विधानसभा में ओरिजिनेट हुआ और यहां से
पास होकर के वो विधान परिषद के पास आया। ठीक है, समझिएगा, विधान परिषद के पास आया तो विधान परिषद क्या क्या कर सकता है? विधान परिषद या तो उसको पास कर दे, पास कर गया तो सीधे गवर्नर के पास चला गया असेंट के लिए, या उसको वो विथ होल्ड कर दे, है ना, विथ होल्ड कर दे। ठीक, तो गवर्नर के पास नहीं गया, विथ होल्ड कर दे मतलब रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट कर दे या अमेंड करके रिटर्न कर दे। अब क्या होगा, जब अमेंड करके रिटर्न किया तो बिल चला जाएगा वापस विधानसभा के पास। अब विधानसभा के पास जब बिल, अब देखिए पास हो गया तो पास हो गया, एक्ट बन गया, गवर्नर के पास चला गया। गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है, हम डील करेंगे। रिजेक्ट हो गया या अमेंड एंड रिटर्न हो गया, यही तो होगा, या तो रिजेक्ट हो गया या अमेंड एंड रिटर्न हुआ, तो विधानसभा वापस है। अब विधानसभा या तो उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है भाई तुमने अमेंडमेंट दिया, हम मानते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा छोड़ो, हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट हो गया तो चला गया गवर्नर के पास साइन करने के लिए। अगर इसने रिजेक्ट कर दिया तो केंद्र में ज्वाइंट सीटिंग होती थी, यहां ज्वाइंट सीटिंग की कोई प्रोविजन नहीं है। अगर इसने रिजेक्ट कर दिया अमेंडमेंट्स को, ठीक है, अगर इसने रिजेक्ट कर दिया अमेंडमेंट को तो ये बिल मान लिया जाएगा। ठीक है, ये रिजेक्ट कर दिया अमेंडमेंट को तो समझिए, रिजेक्ट कर दिया अमेंडमेंट को तो मैं बता रहा हूं क्या होगा। अगर इसने रिजेक्ट कर दिया तो ये फिर जाएगा आपके पास विधान परिषद के पास। विधान परिषद के पास, अच्छा अगर विधान परिषद चाहे तो यहां बैठ सकता है, मतलब बिल को लेके ना साइन करेंगे ना कुछ करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। कितने मंथ तक मैक्सिमम बैठ सकता है? 3 मंथ तक। जब दोबारा आ गया, या तो अमेंडमेंट रिजेक्ट करके, ठीक है, अब समझिए, अगर अमेंडमेंट रिजेक्ट कर लिया, अमेंडमेंट रिजेक्ट कर लिया, दो ही बात हो सकती ना, विधानसभा या तो अमेंडमेंट रिजेक्ट कर ले या विधानसभा उसे एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट कर ले तो गवर्नर कैसे चला गया एक्सेप्ट करना। रिजेक्ट करके अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दिया अमेंडमेंट को तो वो चला जाएगा किसके पास? विधान परिषद के पास। और विधान परिषद माने ना माने, मैक्सिमम वो 1 मंथ डिले कर सकता है। मैक्सिमम 1 मंथ में, वो 1 मंथ में उसको फैसला देना ही है। नहीं देगा 1 मंथ में फैसला, चाहे वो नहीं भी मानेगा कि विधानसभा की बात, तो बिल जो है वो मान लिया जाएगा कि ओरिजिनल फॉर्म में पास हो गया। ठीक है, और वो चला जाएगा गवर्नर के पास। समझ रहे हैं? तो कुल मिला के विधान परिषद के पास किसी ऑर्डिनरी बिल को रोकने का 3 मंथ है पहले इंस्टेंस में, और फिर 1 मंथ है सेकेंड इंस्टेंस में। मतलब 4 महीना डिले कर सकता है, ज्यादा डिले नहीं कर सकता है। अगर एक्सेप्ट कर ले तो वेल एंड गुड, नहीं एक्सेप्ट करे, अमेंडमेंट करके रिजेक्ट कर दे, तो विधानसभा फिर उसी फॉर्म में पास कर देता है, और एक बार पास कर दिया तो मान लिया जाएगा कि वो पास हो गया। या वो चुपचाप बैठ जाता है तो 3 महीने पहले बार में बैठ सकता है, 1 महीना दूसरे बार में बैठ सकता है, या वो क्या कर सकता है कि वो अमेंडमेंट को विधानसभा एक्सेप्ट नहीं करे, हो सकता है अमेंडमेंट कर दे तो विधानसभा एक्सेप्ट कर लेगा तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करेगा तो उसे भेज देगा उसी फॉर्म में कि भैया पास करना ही है। और नहीं भी पास करेगा तो 1 महीना डिले कर सकता है, तो इट इज डीम्ड टू बी पास्ड एज द ओरिजिनल फॉर्म पास बाय विधानसभा। तो यहाँ विधान परिषद को लोअर हैंड है, अपर हैंड विधानसभा को है, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है पीपल द्वारा। सवाल आता है, देखो इतना गंजास में नहीं पूछता, मैक्सिमम वो पूछता है कि कितने मंथ डिले कर सकता है, तो 3 मंथ और एक 4 मंथ, इतना ही डिले कर सकता है। दूसरा चीज, क्या वो रिजेक्ट कर सकता है ऑर्डिनरी बिल को? बिल्कुल कर सकता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। क्या विधान परिषद अमेंड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बल्कि मनी बिल में ऐसा नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे। आई होप आपको ये पूरा कहानी क्लियर होगा। अब वही चीज देख लेते हैं क्लॉज में। इट मे पास द बिल सेंड बाय द असेंबली विदाउट अमेंडमेंट, इट मे पास द बिल विथ अमेंडमेंट एंड रिटर्न टू द असेंबली, इट मे रिजेक्ट द बिल, इट मे डू नॉट टेक एनी एक्शन एंड कीप द बिल पेंडिंग। जैसा मैंने बताया, अब ये कहता है अगर अमेंडमेंट को असेंबली एक्सेप्ट कर लेता है तो बिल पास हो जाएगा और गवर्नर को चला जाएगा। अगर असेंबली रिजेक्ट कर देता है अमेंडमेंट को सजेस्टेड बाय द काउंसिल, और काउंसिल रिजेक्ट्स द बिल ऑल टुगेदर, और द काउंसिल डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 3 मंथ, तो असेंबली का बिल अगेन वो काउंसिल को भेजेगा, और काउंसिल जो होता है या तो उसको अमेंडमेंट पे फिर पास करेगा अमेंडमेंट को करके, ठीक है, 1 मंथ के अंदर उसको पास करना, नहीं करेगा तो बिल, जो मैंने बताई वो पूरी कहानी लिखी है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, कि दोबारा जब असेंबली एज इट इज पास करेगा तो 1 महीना ही वो डिले कर सकते हैं, या तो आप एसेंट दे दीजिए, नहीं तो 1 महीना डिले करेंगे, रख देंगे, तो इट इज डीम्ड टू बी पास। ठीक है, यही पूरी कहानी लिखी हुई है। अच्छा, यही चीज मैं उल्टा कर लूं कि अगर बिल विधान परिषद में ओरिजिन हुआ है और वो विधानसभा के पास आता है और उसने रिजेक्ट कर दिया तो बिल डेड हो जाता है, तो आप अगेन देख सकते हैं कि अपर हैंड किसके पास है? विधानसभा के पास है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज, आप समझ सकते हैं अगर विधान परिषद, ये भी लिखी दो अगर लिख रहा था तो, अगर ओरिजिन विधान परिषद में है एंड इट इज रिजेक्टेड बाय विधानसभा, तो बिल जो होता है वो डेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गवर्नर का एसेंट, गवर्नर के पास आ गया बिल, भाई दोनों हाउस का अपना लफड़ा उफड़ा समाप्त हो गया। याद रखिएगा इस बात को, ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अब हम आते हैं, टाइम कितना हो गया, 50 मिनट, 10-15 मिनट और। अब हम आते हैं, गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो भाई चुपचाप साइन कर दे, बिल एक्ट बन जाएगा, या वो साइन करने से ही मना कर दे, ठीक, या वो बिल को रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए, या रिजर्व कर दे बिल को राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए। अगर वो रिटर्न पास कर दिए तो एक्ट बन गया, अगर वो बिल को साइन नहीं दिए तो बिल डेड हो गया। समझिए अब गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या रिजल्ट होता है। अगर पास कर दिए, एसेंट कर दिए, अगर वो साइन दे दिए तो एक्ट बन गया, ये रिजल्ट है। अगर वो साइन नहीं किए तो बिल डेड हो गया। अगर वो रिकंसीडर करने के लिए भेज दिए, ठीक है, तो क्या होता है बताते हैं, या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिए। अब समझिए, पहला ये देख लेते हैं, अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिए, किसको, हाउस को, तो हाउस उसको रिकंसिडर करेगा। ठीक है, कहा गया, हाउस उसको रिकंसिडर करेगा और जो कुछ चेंज करना है तो कर दिया, फिर वो गवर्नर के पास भेजेगा, या बिना चेंज के एज इट इज फॉर्म में भेज दिया। अब जब दोबारा गवर्नर के पास आ रहा है तो अब गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको उसे एसेंट देना ही देना है। ठीक है, गवर्नर मस्ट गिव हिज एसेंट, तो ही मस्ट, जब रीफॉर्मुलेट कर दिया गया, रिकंसिडर करके जब रीफॉर्मुलेट आया, या तो उनके सजेशंस मान लिए या नहीं माने, दोनों ही केस में अब गवर्नर हैज टू साइन, कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि गवर्नर, नॉट गवर्नमेंट, गवर्नर, इसीलिए कहते हैं कि गवर्नर के पास जो है वो एक सस्पेंसिव वीटो है। क्या है, सस्पेंसिव वीटो। अगर यही वो रिजेक्ट कर देते तो एब्सोल्यूट वीटो हो जाता। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 201, जिसको लेकर देश में तमाशा चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा, अगर गवर्नर के पास लगता है गवर्नर को कि बिल फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, या ये बिल कोई फेडरल चीज को हिट कर रहा है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स को हिट कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में, या अल्ट्रा वायरस है, अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रिपंगनेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान के प्रावधानों के अगेंस्ट जा रहा है, अल्ट्रा वायरस है, तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, उसको प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं, भाई प्रेसिडेंट कंसीडर करेंगे और वही साइन करेंगे। अब देखिए प्रेसिडेंट के पास जाके गया तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है, क्या वो तो साइन दे दें तो एक्ट बन गया, या साइन ना दे, ठीक है, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए हाउस को वापस भेज दें। अगर बिल को भेजा गया तो फिर 6 महीने, याद रखिएगा 6 मंथ। अब मैं ये आपको क्लियर है, अब मैं प्रेसिडेंट वाला अलग से बता रहा हूं क्या होगा। इसका भी उपाय करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से। अब प्रेसिडेंट के पास जब आया आर्टिकल 201 के तहत, तो क्या क्या ऑप्शन है, या तो साइन कर दें तो एक्ट बन गया, या विथ होल्ड कर दें, ठीक है, या विथ होल्ड कर दें तो ये डेड हो जाएगा। ठीक है, या वो रिकंसीडर के लिए वापस भेज दें। जब रिकंसीडर के लिए वापस करेंगे तो हाउस को 6 महीने के अंदर उसको रिकंसीडर करके रीसेंट करना होता है, किसको, प्रेसिडेंट को। अब गवर्नर का रोल समाप्त हो चुका है, एक बार प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हो गया, गवर्नर का रोल समाप्त, तो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, रीसेंट कर दिया। अब प्रेसिडेंट को क्या होता है कि प्रेसिडेंट, सॉरी गवर्नर, हाँ प्रेसिडेंट का, अगर केंद्र का बिल होता था तो पार्लियामेंट का, तो प्रेसिडेंट को साइन करना होता था, पर यहां पर नॉट नेसेसरी टू साइन। ठीक है, नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो साइन करे, ये इंपॉर्टेंट है, या क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट के बिल से अंतर है, इस केस में पार्लियामेंट वाले केस में वो साइन करना पड़ता था, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो साइन करे ही करे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब ऐसा ही कुछ बात कर लेते हैं मनी बिल में। मनी बिल के केस में क्या होता है भाई, सबसे पहले कुछ चीजें ओरली बता दूं, फिर फ्लो चार्ट बना के सिखाऊंगा कि कब क्या होता है। मनी बिल होता क्या है,
मनी बिल वो जो सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 110 से डील करे, ठीक, सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 110 से डील करे। मनी बिल में क्या क्या होता है भाई, कि मनी बिल जो है जनरली आपको पता है कि ये सिर्फ विधानसभा में ओरिजिनेट हो सकता है, विधान परिषद में ओरिजिनेट नहीं हो सकता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ओनली ऑन प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही वो आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब विधानसभा में ओरिजिनेट हुआ तो क्या होगा, वहां से पास हो गया, पास होने के पास गया, अगर विधान परिषद नहीं है तो डायरेक्ट गवर्नर के पास, पर अगर विधान परिषद है जैसा कि 6 राज्य में है तो विधान परिषद के पास गया। अब विधान परिषद के पास वहां बहुत लिमिटेड पावर है, सिर्फ 14 डेज है जो वो डिले कर सकता है बिल को, कितना, 14 दिन, ठीक। और वो अमेंड नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, अमेंड नहीं कर सकता है, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है चेंजेस को। अब रिकमेंड करके गया विधानसभा के पास, विधानसभा दो चीज करेगा, या तो एक्सेप्ट, या तो वो एक्सेप्ट करेगा अमेंडमेंट को या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, फिर वो गवर्नर के पास चला जाएगा बिल साइन करने के लिए, ठीक है। और अगर डज नॉट एक्सेप्ट करेगा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, अगर वो रिजेक्ट कर दिया अमेंडमेंट को तो इट इज डीम्ड टू बी पास, उसको मान लिया जाएगा कि वो पास हो गया और गवर्नर के एसेंट के लिए भेज दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि लिमिटेड पावर्स है बहुत इस केस में उसके पास, ठीक है। यानी मैक्सिमम 14 दिन, ऑर्डिनरी बिल को 3 महीना प्लस 1 महीना डिले कर सकता है परिषद, और इसको 14 दिन कर सकता है। अब गवर्नर के पास गया तो गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है आप देख सकते हैं, अब चैप्टर एंड पे ही आ रहा है। मैं बता रहा हूं इतने पॉइंट वाइज ना पूरे यूट्यूब पे छान मारा हूं, कोई नहीं पढ़ाता है, मैं इस अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लोग पीपीटी से पढ़ाते हैं आधे बात गायब कर जाते हैं, इसीलिए मैं बुक प्लस साथ में समझाते चल रहा हूं, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मीकांत का, जबकि मैं अब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा, सिर्फ ब्लैक बोर्ड होगा पढ़ाऊंगा, इतने माइन्यूट पॉइंट्स नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं समझने के, यहां बहुत ज्यादा माइन्यूट पॉइंट्स है, हद से ज्यादा माइन्यूट पॉइंट्स है। अब जब गवर्नर के पास आया मनी बिल, मनी बिल जब आया गवर्नर के पास, क्या क्या ऑप्शन है कि या तो साइन दे दें तो वो एक्ट बन जाएगा, या वो रिजेक्ट कर दें, ठीक है, तो वो डेड पड़ जाएगा, ठीक। पर जनरली वैसा करते नहीं है रिजेक्ट, क्योंकि आपने देखा कि प्रायर उन्हीं के अप्रूवल से, रिकमेंडेशन से बिल ले की जाती है, तो हमने ही इच्छा जताई, हमने परमिशन से गया तो हम ही रिजेक्ट काहे करेंगे, पर चाहे तो कर सकते हैं। बट ही, वेरी इंपॉर्टेंट, ही कैनॉट, ठीक है, ही कैनॉट, ओहो एक मिनट, ठीक है, तो गवर्नर रिजेक्ट करेंगे तो डेड हो जाएगा बिल। बट याद रखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ही कैनॉट रिटर्न, वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं मनी बिल को हाउस के रिकंसीडर करने के लिए, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्या सर वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए बिल्कुल रिजर्व कर सकते हैं बिल को, आर्टिकल 201 के तहत। अब प्रेसिडेंट के पास जब आया तो क्या क्या ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास, तो देखिए प्रेसिडेंट भी क्या है, या तो साइन दे दें तो वो एक्ट बन जाएगा, ठीक, या वो ना दें, विथहोल्ड कर दे तो डेड हो जाएगा बिल। बट इवन ही ऑल्सो कैनॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, कैनॉट रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना तो प्रेसिडेंट के पास ताकत है, ना ही गवर्नर के पास ताकत है, इवन स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को, मनी बिल को रिटर्न करने कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसेस बहुत सिमिलर है तो थोड़ा सा कंपैरिजन बनता है, वो हालांकि सब कुछ मैंने बता दिया, तेजी से हम एक बार कंपैरिजन कर लेंगे और 5-10 मिनट में लेक्चर समाप्त कर लेंगे, ठीक है। पहला,
ऑर्डिनरी बिल दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा राज्यसभा, यहां भी दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है। वहां भी ऑर्डिनरी बिल या तो मिनिस्टर करेगा या प्राइवेट मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है, यहां भी प्राइवेट मेंबर करेगा या मिनिस्टर करेगा। वहां भी 3 रीडिंग होगी, यहां भी 3 रीडिंग होगी। दोनों हाउस पास करेंगे तो ही पास माना जाएगा, यहां भी दोनों हाउस पास करेंगे तो ही पास माना जाएगा। अगर डेडलॉक होता है दोनों हाउस के बीच में तो ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है, कोई ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है। ठीक, 6 महीने तक डेडलॉक हो सकता है, यहां पहले इंस्टेंस में 3 महीना, फिर एक बार 1 महीना। लोकसभा राज्यसभा के को ओवरराइड नहीं कर सकता है, अगर डेडलॉक है तो ज्वाइंट सीटिंग करके ही पास हो सकता है, यहां ये ओवरराइड कर सकता है, तो यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। यहां अगर दोबारा वो पास कर दिया तो 1 महीने ही डिले कर सकता है विधान परिषद विधानसभा के बिल को, और उसको मानना ही पड़ेगा कि इट इज डीम्ड टू बी पास्ड। यहां पर अगर बात करें तो ये कुछ खास बात नहीं है, ये कह रहा है कि चाहे लोकसभा में बिल उठी हो चाहे राज्यसभा में, ज्वाइंट सीटिंग दोनों के केस में होता है डेडलॉक में। यहां ऐसा नहीं है, अगर असेंबली ने पास किया और वहां पेंडिंग है, वहां तमाशा हो रहा है बिल, तो अवधि है, उसके बाद उस डीम्ड कर लिया जाता है कि पास हो गया। पर अगर परिषद में पास हो रहा है बिल, ओरिजिन हुआ है और असेंबली में जाए, सभा में, विधानसभा में, तो वो डेड हो जाएगा अगर वो एक बार में रिजेक्ट कर दिया तो। मनी बिल के केस में केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, सिर्फ विधानसभा में इंट्रोड्यूस होगा। प्रायर अप्रूवल चाहिए स्पीकर का, प्रायर अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट का, प्रायर अप्रूवल चाहिए गवर्नर का। सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये पार्लियामेंट का है, स्टेट लेजिस्लेचर का है। ठीक, सिर्फ 14 दिन है, वहां भी 14 दिन के लिए राज्यसभा रोक सकते हैं, यहां भी परिषद 14 दिन के लिए रोक सकता है। लोकसभा या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा राज्यसभा के रिकमेंडेशन को, यहां पर भी वही चीज है। अगर लोकसभा एक्सेप्ट कर लेगा तो पास हो जाएगा, परिषद एक्सेप्ट विधानसभा एक्सेप्ट कर लेगा तो पास हो जाएगा। ठीक, रिजेक्ट कर दिया तो डेड हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया तो डेड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अमेंडमेंट करता है राज्यसभा या रिकमेंडेशन देता है तो उसके ऊपर है लोकसभा के कि वो माने ना माने। यहां पर भी है कि विधानसभा माने ना माने, उसके ऊपर है। नहीं मानेगा तो जिस फॉर्म में पास किया वहां भी पास हो जाएगा, जिस फॉर्म में पास किया यहां भी पास हो जाएगा। सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर 14 दिन में रिटर्न नहीं किया तो बिल पास माना जाएगा, यहां भी पास माना जाएगा। ठीक, कोई मनी बिल के लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं है, यहां तो कब किसी भी बिल के लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर है। थोड़ा सा जब हम स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, किसमें किसमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है लोकसभा में, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा में। देखिए लंबी लेक्चर होगी ना, आवाज लड़खड़ाने लगी, तो वो भी हम देखेंगे क्या है अंतर और क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर ले कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का पोजीशन क्या है विस लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जहां जहां दोनों हाउस हैं वहां किसको अपर हैंड है। कुछ मामलों में असेंबली और विधान परिषद बराबर है, कुछ मामलों में असेंबली को अपर हैंड। जहां बराबर है, ऑर्डिनरी बिल के पैसेज में ऑलमोस्ट दोनों बराबर है, लेकिन हाँ डिसएग्रीमेंट के केस में अपर हैंड है विधानसभा को। एक सेकंड, कॉल आ रहा है। ऑर्डिनेंस जो गवर्नर लाते हैं उसको पास करने में दोनों का बराबर पावर है। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों हाउस से हो सकते हैं, बराबर पावर है। जुरिस्डिक्शन किसी भी स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को लेकर करने में दोनों को बराबर पावर है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड दोनों को बराबर पावर है। अनइक्वल कहां है, मनी बिल सिर्फ वहीं इंट्रोड्यूस होगा। मनी बिल के केस में अपर हैंड है विधानसभा को। इवन ऑर्डिनरी केस में डिसएग्रीमेंट हो ऑर्डिनरी बिल में तो भी अपर हैंड है विधानसभा को, हम लोग देख चुके हैं। कोई बिल मनी बिल है कि नहीं स्पीकर डिसाइड कर सकते हैं, चेयरमैन डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा वोट ऑन ग्रांट्स कभी भी विधान परिषद नहीं कर सकता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है विधानसभा में तो सरकार गिर जाएगी, विधान परिषद में नहीं गिरती है। काउंसिल के मेंबर विधान परिषद जो कि काउंसिल कहलाता है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जिसमें स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए, उसमें विधान परिषद का कुछ भी लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी की परिषद का एग्जिस्टेंस ही सभा पर डिपेंड करता है। राज्यसभा का पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्गर है विधान परिषद के कंपैरिजन में, क्योंकि राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट से स्टेट को सेंटर में रिप्रेजेंट करता है। विधान परिषद के पास ऐसा कोई नहीं है, विधान परिषद बस एक रिवाइजरी बॉडी है। 6 तो स्टेट में है, इतने स्टेट में सिर्फ 28 स्टेट में सिर्फ 6 स्टेट में है, 22 स्टेट में है भी नहीं। और कुछ लोग तो इवन कहते हैं इसमें पैसा की बर्बादी है, सिर्फ लोगों को ऑनर और राजनीति में वो करने के लिए इनको वहां बना दिया जाता है। हालांकि इसको काउंटर करना पड़ता है मेंस के आंसर में, वो हम आपको सिखाएंगे जब मेंस देंगे।
अंतर क्या है, राज्यसभा एज ए सेकंड चैम्बर एंड विधान परिषद एज ए सेकंड चैम्बर, बहुत अंतर है। कुछ एक बात याद रखिए, राज्यसभा जो है ना वो होमोजेनसली कॉन्स्टिट्यूटेड है और विधान परिषद जो हेट्रोजेनसली है, तो स्टेटमेंट ये आ सकता है। जो राज्यसभा है वो और विधान परिषद, राज्यसभा होमोजेनसली कॉन्स्टिट्यूटेड है और विधान परिषद जो है वो हेट्रोजेनसली कॉन्स्टिट्यूटेड है, इसलिए इसकी भी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां से भी समझ में आता है। यही बात यहां लिखा हुआ है, राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो ज्यादा महत्ता है। यही सब, कुछ खास बात नहीं है, उसकी बुराई है। प्रिविलेज देख लेते हैं, दो तरह के प्रिविलेज हैं दोनों हाउस के मेंबर को, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल प्रिविलेज क्या है भाई, कि हम कुछ भी हाउस में बोलेंगे वो उस कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाएगा, उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है, हमको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है 40 डे बिफोर द सेशन एंड 40 डे आफ्टर द सेशन एंड ड्यूरिंग द सेशन। पर ये सिर्फ सिविल केस में है, क्रिमिनल केस में और प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हाउस के जो, अगर हम भले हमको आजादी है कुछ भी बकने की, लेकिन हम गाली भाड़ी पार्लियामेंट्री चीज करेंगे तो आप देखते होंगे मार्शल के यूज करके फेंकवा दिया जाता है, तो आपको उसी को ध्यान रखना है। कोई कह सकता है कि हम विटनेस नहीं बनेंगे, जूरी सर्विस नहीं देंगे, ये सब इंडिविजुअल प्रिविलेज है। कलेक्टिव प्रिविलेज, हाउस को हक है कि वो अपनी सीक्रेट सिटिंग करे और मीडिया को और तमाम लोग को उसको अटेंड ना करने दे। हाउस को हक है कि किसी भी मेंबर के अरेस्ट से है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन लेना। हाउस को हक है कि अपने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए पनिशमेंट करना। हाउस को हक है कि वो किसी का भी अटेंडेंस मांग सकता है, इंक्वायरी मांग सकता है, ठीक है। इसके अलावा हाउस को हक है कि कोर्ट को रोक सकता है अपने, एक तो कोर्ट को हक ही नहीं है कि इंक्वायरी करे हाउस के प्रोसीडिंग्स में, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ठीक है। कोई भी व्यक्ति चाहे मेंबर हो या आउटसाइड हो, वो हाउस के प्रेमिसेस में पुलिस घुस के अरेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है, विदाउट परमिशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो ये जो कहते हैं ना भारतीय पुलिस बहुत ताकत है, सिर्फ आम जनता पे है, जरा नेता लोग को छू के दिखा दे, छठी का दूध याद करा देता है वर्दी वालों को, है ना। इसीलिए जो लोग पुलिस से खपा रहता है वो क्या बनता है, विधायक बनता है, नेता बनता है। ये जो आपके आम जनता के सामने जो पुलिस वाले रौब झाड़ते हैं ना, कभी इनकी हैसियत देखना नेताओं के आगे। मैं आईपीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, आईपीएस तो मैं खुद उसकी तैयारी करता था। जो अधिकारी लेवल के लोग होते हैं ना, वो खुद जनता से बहुत, आप एक आईपीएस अधिकारी से मिलो, आप अपने जिला के एसपी से मिलो, बहुत सौम्य रहेगा, बहुत सोबर नेचर करेगा, बहुत प्यार से बात करेगा। आप एक सड़क पे खड़े एसएचओ से बात करो, वो भी थोड़ा ठीक रहेगा। सड़क में जो कांस्टेबल खड़ा था उसको देखो टेढ़ा होकर बात करेगा। अब कभी सर की हैसियत देखनी है तो जाके देखिए नेता के आगे कैसे ऐसे सिर झुका के, जी सर, हाँ सर, हुजूर सर। अभी तेलंगाना का फोटो था, मंच पे थप्पड़ मार दिया, कुछ नहीं किया, कुछ कर भी नहीं सकता है, इतना ही सबको ताकत है ना। और सारा रौब जो है इस डेमोक्रेसी में सिर्फ जनता के खिलाफ होता है। गरीब रिक्शा वाला रेडी पलट देगा, बरसात हो रही है रेडी पलट देगा। सभी पुलिस वालों को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी पुलिस बच्चे हैं जो जिनके फादर वगैरह पुलिस है, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी है। पर जो एक परसेप्शन बना है इस देश में पुलिस का वो यही है ना। जिसको रक्षक बनाया गया था वो इस देश में भक्षक बन चुका है। आई होप आपको क्लियर होगा, ये सारी चीज हम लोगों ने देख ली, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। एक बार आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, हालांकि यूपीएससी उतना आर्टिकल पे नहीं जाता है, पर एक बार देख लेंगे तो अच्छा होगा। एंग्लो इंडियन कौन है? एंग्लो इंडियन वो है जिनका मेल प्रोजेनी, चाहे बाप दादा कोई एक यूके से उसकी लिंक ओरिजिन रही है, इंग्लैंड से, और वो इंडिया में बस गया, नॉट फॉर टेम्पररी पीरियड, इसको एंग्लो इंडियन कहते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसी के साथ हम आपको जो मैंने बताया अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये लंबा सा लेक्चर, आई होप आज साउंड अच्छे से हुआ कंप्लीट। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर से और रेगुलर लेक्चर आएंगे। थोड़ा सा मौसम के एडवर्स कंडीशंस की वजह से चीजें गड़बड़ा गई थी, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जैसे मैंने ट्रम्प टैरिफ एंड जियो पॉलिटिक्स लेके आया, तो और भी बहुत दिलचस्प चीज लेके आएंगी, कुछ हिस्ट्री की रहस्य वाली चीज, सब कुछ लेके आऊंगा, थोड़ा टाइम दीजिए। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अच्छे से पढ़ते रहिए।